कैसे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास ये एक ओटीक्यू है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, कैपलाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 311 से 315 तक। ये हमारे पास पांच क्वेश्चंस हैं। ये प्योरली रिलेट कर रहे हैं IFRS 9, IFRS 7 और IS 32, विच आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के IS एंड IFRS। सबसे पहले 311 पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पूरा आपने पढ़ लिया है। अब मैं रिक्वायरमेंट वाइज इसको सॉल्व करूंगा। कहता है विच ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किन चीज़ों पे अप्लाई होता है? चलो भाई, मुझे बताइए सर। ये जो कन्वर्टेबल होते हैं, क्या कन्वर्टेबल हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हमने पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? कन्वर्टेबल जो होते हैं उनमें जी इक्विटी सर, का पढ़े थे। पोर्शन भी होता है, लायबिलिटी का पोर्शन। ये हमने कौन से आईएएस में पढ़ा था भाई? क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक में पढ़ा था कि नहीं? तो बिल्कुल ये है, दे आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट। लोन नोट सर, लोन नोट फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है नहीं होती है? लोन बिल्कुल नोट होती है। फाइनेंशियल लायब तो ये भी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही तो पढ़ा था। और इक्विटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट याद करो, हम्म। ओसीई, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, ये भी तो हमने किसमें पढ़ा था? इसी IFRS में तो पढ़ा था। यानी ये तीनों की तीनों आइटम्स जो हैं, यानी कन्वर्टेबल हो, लोन नोट हो, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कैश है, रिसीवेबल है, या किसी कंपनी के शेयर्स मैंने एक्वायर किए हैं, किसी कंपनी के लोन नोट मैंने एक्वायर किए हैं, तो ये मेरा फाइनेंशियल एसेट डेबिट पे है। और मैंने अगर कन्वर्टेबल इशू किए हैं, मैंने ओके। लोन नोट इशू किए हैं, तो ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी या मेरी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट पे है। देखें, ये फाइनेंशियल एसेट है, ये मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और कन्वर्टेबल में तो दोनों जी। होते हैं ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। तो बिल्कुल। खलास, तीनों की तीनों आइटम्स मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक या मेरे जो लेक्चर्स हैं उसका पार्ट थी। तो आंसर डी हो गया। कितना मुश्किल था! अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे बढ़ेंगे, 312 पे जाएंगे। 312 में क्या कहता है? वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकालो जी। कन्वर्टेबल के अंदर। अब कन्वर्टेबल लोन नोट जब भी हम पढ़ते हैं, तो कन्वर्टेबल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कन्वर्टेबल में दो हिस्से होते हैं। हम्म। कन्वर्टेबल में एक पार्ट जो है वो क्या है? हम्म। वो है लाइबिलिटी का। और एक पार्ट जो है वो इक्विटी। क्या है? एक्विटी का। और हाँ मैंने जी। आपको कहा था जो एक्विटी का पार्ट है, ये रेजिड्यू होता है, रेजिडुअल होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी हम क्या करते हैं? कैश जी। आउटफ्लो को, कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कौन सा रेट यूज करते हैं? इफेक्टिव रेट। याद आया? इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट पे कैश जी आउटफ्लो सर। को निकाल लेना। सिंपल, हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालने का फार्मूला यही था ना। और फिर उसको टोटल अमाउंट से डिफरेंस कर देते थे, तो हम्म। हमें पता चलता था कि इक्विटी कितना है। इसने तो हम पे रहम किया। इक्विटी तो पूछा ही नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी और वर्किंग उसकी होती है। हम्म। नोट 1 आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार दोबारा पढ़ेंगे, मजा हम्म। आएगा। पढ़िए। जी। ईयर द एंड याद रखना कन्वर्टेबल भाई। लोन्स आर एट। सर, ईयर एंड 30 सितंबर 2005 है। हाँ, अब और पढ़िए। ये इश्यू 1 अक्टूबर 2004, यानी एक साल का ही नहीं, दो हाँ, साल का एक कर रहा है। साल। देखे डेट, देखे, अक्टूबर 4 से September 5, ओ, इस एक साल। ठीक है, एक साल। एक साल, सॉरी जी। कन्वर्टेबल लोन 8%, ये उसकी होगी, कूपन रेट हो गया 30 मिलियन का। और इक्विवेलेंट लोन विदाउट द कन्वर्जन वुड कैरी इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ये इफेक्टिव रेट हो गया। हार्वर्ड फाइनेंस डायरेक्टर करेक्टली स्प्लिट द इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी एंड लायबिलिटी एट 1 अक्टूबर बट हैज डन नथिंग एल्स। इसका क्या मतलब है, बट हैज डन नथिंग एल्स? बता दो। वैसे ही बताया। इसने देखो ऊपर आपको एक बात लिख के दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, जी। यही कंफ्यूजन है। कन्वर्टेबल लायबिलिटी कंपोनेंट, हाँ। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमें ये पता है कि इफेक्टिव रेट पे प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो लायबिलिटी होती है। इस बंदे ने घुमाया, इसने आपको हाँ। लायबिलिटी दे दी। कब की दी? हम्म। डेट देखो, पहली। डेट। हाँ। और इसने आपको, यानी ये वर्किंग हमें करवाई ही नहीं है, हमें बोल ही नहीं रहा ये वर्किंग करो, ये करके दे दिए, करेक्टली निकाल दिए डायरेक्टर ने। यानी डायरेक्टर ये काम कर रहा है, तो फिर पता नहीं क्या कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो डायरेक्टर ने ये आपको निकाल के दे दी है। अब आपको बेसिक पता है ना, ये अक्टूबर की है, ऑलरेडी निकाल के दी। ये अक्टूबर हाँ। की है, ये साल के शुरू, बीडी याद है? बीडी, ये जी जी, फाइनेंशियल बिल्कुल।
लाइबिलिटी का बीडी है, फाइनेंशियल हाँ लाइबिलिटी का बीडी है, मुझे इसका सीडी चाहिए साल के बाद का ना। तो क्या तरीका हम सीख, बिल्कुल। फाइनेंस इसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव पे, और इंटरेस्ट पेड को माइनस करेंगे। इफेक्टिव 10 है, जी एक्चुअल 10 है। हराम एक्चुअली वो और सीडी। 8%। अब ठीक है। 8% जो है ये किस पे लगना होता है हमेशा? और वो जो पार वैल्यू होती है जो एक्चुअल होती है। तो 8% ऑफ 30 मिल, 30 मिलियन क्या? 2400। सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अल्लाह हम सबको इंटरेस्ट से बचाए। और फाइनेंस कॉस्ट 10% पे लगेगी, जो लाइबिलिटी का पोर्शन होगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये मेरे पास यही आना है, 10% है। 28,501। और मेरे पास सी डी 28। कितना है? सी डी सी डी आई सी जी 28,508 जमा 28,51 और माइनस करेंगे 2400, तो ये आ जाएगी सर 28,959। ये 3 जीरो हाइट पे काम हुआ था, तो क्योंकि ये 3 जीरो हाइट थे तो आंसर 3 जीरो आगे लग गए। बी फॉर बकरी हाँ, इज द आंसर। कितना मुश्किल था। सी आंसर है। ओ सॉरी, हाँ हम्म। मैंने एक सर्कल गलत बना दिया। सी। हाँ नहीं, वही मैंने कहा शायद कैलकुलेशन मेरी गलत हो गई। नहीं नहीं, सी। कोई मसला है इसके अंदर? नहीं, अच्छा वो जो ऊपर बैलेंस दिया था इसका मतलब कि वो उसने हमें निकाल के लिखा इनिशियल हुआ दे है, दिया हमें। लिखा हुआ है, हाँ। हर दफा लिखा होगा। ऐसा भी कर सकता अच्छा। है कि आपसे ज्यादा मेहनत करवाए तो ऊपर कन्वर्टेबल लिखता है, और ये जो लाइन है ना, ये जो ब्रैकेट है, ये लिखता ही नहीं। तो फिर हम पहले ओ, लाइबिलिटी का पोर्शन अलग करते इशुएंस टाइम के हम्म, ऊपर, और फिर उसके बाद जो है ये वर्किंग होती। ठीक है, तो फिर और वो यहाँ हम पे जो है निकालते वो कैसे? यहाँ पे होता तो 30 मिलियन होता ना। तो फिर वो तीस अच्छा मिलियन यार। कैश आउटफ्लो होता। हम उसको डिस्काउंटिंग हाँ करते, पूरी वर्किंग करते ना, हाँ। कितने साल तक का काम है। 5 साल का होता तो बट 5 वर्किंग करते, और फिर सारे आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते, जैसे हमने लेक्चर्स में देखा था। सूरत में उसने डिस्काउंट फैक्टर दिया होता है फिर इसका मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा। अच्छा सर, एक सवाल में देखा तो दोनों डिस्काउंट फैक्टर दिए हुए हैं, इफेक्टिव दोनों रेट के ये भी और नॉन। तो घुमाएगा ना सर आपको, ये थोड़ी एग्जामिनर है। हमें हमें इफेक्टिव रेट का चाहिए होता है ना, दूसरे हमें को तो इफेक्टिव रेट, फायदा बिल्कुल कोई बिल्कुल, नहीं। डिफेक्टिव रेट का ही बस डिस्काउंट ठीक। चाहिए। अगला रिक्वायरमेंट है लोन नोट है। की फाइनेंस कॉस्ट बताओ। अब लोन नोट बट भी फाइनल। देखिए क्रेडिट साइड पे है, यानी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? 313 की फाइनेंस कॉस्ट। जी। आपको पता है फाइनेंस कॉस्ट हमेशा इफेक्टिव रेट पे होती है, याद है नहीं याद है? बट फाइनेंस सही कह रहे हैं। अब हम नोट पढ़ें। 5% लोन नोट इशूड हाँ। पार 10 मिलियन। अच्छा, लोन नोट इशू किया है 10 मिल पे, 3 जीरो में राउंड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। क्या ठीक है। है? 4 लाख की इशुएंस कॉस्ट है। सर आपको याद है माइनस होगी। हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट नाम की कोई बला पड़ी थी? माइनस बिल्कुल होगी, पड़ी आपने सर। बोला, सही बोला। और सर हमने डिस्काउंट भी पढ़ा था कि अगर कोई डिस्काउंट देते हैं इशुएंस के वक्त तो वो भी माइनस होता है। क्या आंसर आया? ये बिल्कुल मेरे ख्याल माइनस में सही नौ कह हजार छः सौ आया। रहे हैं। 9,600। ठीक है। और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लायबिलिटी के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी पे इफेक्टिव रेट लगा दो, आ गया हराम, इंटरेस्ट आ गया। हाँ। 9,600 का इफेक्टिव रेट कितना है इसका? इसका अलग है देखा, 8%। 8% सर। कितना मुश्किल। 768। हाँ 768। अब सेवन अच्छा। सिक्सटी एट, 3 जीरो राउंड किए थे तो अब सर यहाँ पे 3 जीरो ये लगाना। हाँ, 768 30, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो सर ये हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा पार्ट किस सवाल नंबर के साथ रिलेट कर रहा है, मसलन 311 और 12 जो थे वो तो पहले के साथ था, सर देखें, 313 जो है वो रिलैक्स, सेकंड पार्ट के साथ था, रिलैक्स वो सारे। रिलैक्स, देखें ये आपको खुद पता चल जाता है, आप देखिएगा खाली। ये आपका सबसे वीक पॉइंट है, आप इसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ था? जी। क्या लिखा हुआ था? कन्वर्टेबल लोन नोट। कन्वर्टेबल का नोट कौन सा है? कन्वर्टेबल लोन नोट। नोट कौन सा है इसका? देखो 1 है ना, ठीक है, तो पहला आप वाला 1 पे सर। घूमते रहे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन जी सर। ये क्या लिखा हुआ है? ओ। फाइनेंस कॉस्ट लोन नोट। लोन नोट का नोट कौन सा है? फाइनेंस कॉस्ट पार्ट 2 सर। अब मैं बगैर कुछ किए आपसे पूछता हूँ, ये जो हाईलाइट है ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? इक्विटी, ये सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का नोट दिखा। इन्वेस्टमेंट्स।
कौन सा नोट है? जी सर, थर्ड, तीसरा वाला सर। अब देखिए सर, नहीं आएगा। अब ये इक्विटी सही इन्वेस्टमेंट है, है। ये हमारी लास्ट क्लास थी। इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट जी। इन शेयर्स। आपने इन्वेस्टमेंट की है तो ये आपका एसेट है ना। आपने लोन नोट इशू थोड़ी किए हैं कि आपको लोगों को पैसे लौटाने पड़ेंगे। नाउ यू आर सब्सक्राइबिंग इनटू द शेयर्स और इनटू अ लोन नोट ऑफ एनी अदर कंपनी, सो इट्स योर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट तो होती ही फाइनेंशियल एसेट है। अब फाइनेंशियल एसेट के तीन मॉडल्स हमने पढ़े हुए हैं। जी। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, जी सर। फेयर वैल्यू थ्रू बिल्कुल। ओसीआई, और जिसका OCI कोई नहीं है और उसका amortize। एमोटाइज कॉस्ट। ठीक है। अब ऐसा पूछा गया है नहीं आ रहा। ठीक है सर। इनकम, हम्म। वो कह रहे जी, what income should be recorded हराम इनकम, in the profit loss। हम्म। इन्वेस्टमेंट इनकम बोलो, इंटरेस्ट इनकम बोलो, है हराम, बस खलास ये निकाल के देनी है। ठीक है। अब सही नोट है को जी। जरा मेरे साथ मेरे लिए पढ़िएगा प्लीज। सर वो कह रहे जी, equity investment relate to 1 million shares in Kapoor, an unrelated entity। अच्छा, कोई तीसरा बिजनेस। ड्यूरिंग द ईयर कपूर पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 cents पर शेयर। ओके। यानी अच्छा। और 30 सितंबर खराब। 2005 को फेयर वैल्यू ऑफ ईच कपूर शेयर वॉज $7। ठीक है। तो अब 10 सेंट पर शेयर है डिविडेंड, 1 मिलियन शेयर्स हैं, और $7 जो है वो उसकी फेयर वैल्यू है। हम्म। पार वैल्यू भी ऊपर होगी दी हुई। बिल्कुल। ऊपर इनके 6 लाख, 6,000, 6 मिलियन हम्म। शेयर। तो 1 मिलियन शेयर है तो $6 की होगी, ये इसका मतलब है। दोबारा पढ़ो। 1 मिलियन शेयर है ना। तो हम्म। अगर 1 मिलियन शेयर की अमाउंट जो है वो सिक्स बन रही है, कितनी इकाई, दही, सैकड़ा, ज्यादा लगता लग 60 लाख, 6 मिलियन। तो इसका मतलब है कि डिवाइड बाय 1 मिलियन, तो $6 की सर उसकी बन रही है मेरे ख्याल में शुरू में। नहीं नहीं, रिलैक्स। हमारे अच्छा पास अच्छा। सीन क्या है? 10 मिलियन, 1 मिलियन शेयर्स है ना? कितने शेयर्स हैं? वन वन मिलियन मिलियन शेयर, डिविडेंड कितना है? 10 सेंट्स पर शेयर। कितना आया? सर 1 लाख मेरे ख्याल में। इंटरेस्ट की जगह जब यहाँ डिविडेंड का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। डिविडेंड आ गया अच्छा, कितना? 1 लाख इंटू का डिविडेंड 10। आ गया। जी सर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जब आपने खरीदा था उस वक्त तो कुछ भी था, लेकिन जब साल खत्म हुआ तो इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? $7 सर। $7 की। अब 1 मिलियन शेयर्स थे, $7 इसकी वैल्यू हो गई है। पहले वैल्यू कितनी थी? 6 मिलियन। 6 मिलियन। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं, 1 मिलियन शेयर्स अगर 6 मिलियन पे रिकॉर्ड हुए हुए हैं तो पहले फेयर वैल्यू कितनी थी? $6 वही ना सर। यानी फेयर वैल्यू पहले 6 पर शेयर थी, फेयर वैल्यू आज जी। 7 है। और हमें ये पता है कि जिसकी फेयर वैल्यू हो वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता है। ठीक है। ऐसे ही है। और नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है। $1 का गेन हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, कितने शेयर्स थे 1 मिलियन सर। तो कितना गेन आ गया? 1 मिलियन का सर। एक ये और एक ये, मिल मिला के कितना गेन हो गया? 1 मिलियन 100,000। खत्म। 11 मिलियन। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल। वो भी इनकम में शामिल होगा, फेयर वैल्यू में जो इंक्रीज आई है। जी, सही क्योंकि है। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है ना इसने। हाँ सर, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम उसको डिफॉल्ट में प्रॉफिट लॉस कंसीडर करेंगे। इसने बताया है, पढ़े क्या लिखा हुआ? हाँ, यहाँ तो बता दिए बिल्कुल। अगर सपोज कोई ऐसा हो कि उसमें मेंशन ना हो, तो यहाँ होता है कि हमेशा मेंशन होता है। जी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।